आप सभी को प्रणाम। दरअसल इधर कई मित्रों ने पूछा फेसबुक पर कि कोरोना टेस्टिंग होने से कोरोना ठीक कैसे हो सकता है, लाभ क्या है। क्योंकि जिनको आज कोरोना टेस्टिंग हो रही है वो अगर निगेटिव हैं, कल उनको पॉजिटिव हो सकता है, या जिनको आज पॉजिटिव निकल रहा है कल फिर निगेटिव निकल रहा है, फिर उनको पॉजिटिव निकल सकता है। दरअसल अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कोरोना की टेस्टिंग। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, जिन देशों ने टेस्टिंग की तो केवल टेस्टिंग नहीं कर रहे, टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि आप टेस्ट करें जिनको संक्रमण है, उनको जिन लोगों के पास अभी संक्रमण नहीं पहुंचा है उनसे अलग कर सकते हैं, आप उनका इलाज कर सकते हैं। जिन जिन लोगों को संक्रमण हुआ है, जिनकी टेस्टिंग से मालूम पड़ता है कि ये संक्रमित हो चुके हैं, वो पिछले कई दिनों का फिर हिसाब रखा जाता है कि ये माना जाता है कि 14-15 दिन लगे होंगे इनको, पहले भी हो सकते थे दिखने में, लक्षण दिखने में, यहाँ पहुँचने में, या लक्षण अगर दिखने लगे इन्हें तो हो सकता है कि प्रभावित बहुत पहले हो गए हों। इसलिए पिछले 10-12-15-20 दिनों का हिसाब लगाया जाता है। फिर वो कहाँ कहाँ गए, किन किन लोगों के से मिले, किस किस जगह पर। ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बाहर गया है तो वो बहुत अधिक वस्तुओं को नहीं छूता है, लेकिन यदि आप किसी हवाई जहाज में गए हैं, किसी कार में गए हैं, किसी रेलगाड़ी में गए हैं, मेट्रो में गए हैं, या किसी शॉपिंग मार्केट गए हैं, सुपर मार्केट गए हैं, या कोई दुकान गए हैं, है ना, या किसी चाय की टपरी में बैठ करके आपने चाय पी है, कुछ दिन लोगों से गप्पे हाँकी हैं, या किसी ऑफिस गए हैं, आप किसी कार्यालय गए हैं, कई बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप वहाँ जब जाते हैं तो बहुत प्रकार की वस्तुओं को छूते हैं आप। धातु के आधार पर ये जो वायरस है, ये इसका जीवन काल अलग अलग समय तक होता है। तो इन सब चीज़ों को ट्रेस किया जाता है, इन सब चीज़ों की अंदाज़ा लगाया जाता है। फिर उन चीज़ों को की सफाई होती है ना, उनको सैनिटाइज किया जाता है, कोशिश की जाती है कि डीप क्लीनिंग हो उनकी, और उन लोगों को ट्रेस किया जाता है जिन जिन लोगों के संपर्क में आप आए हैं। यह भी संभव है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में आप आए हों वो व्यक्ति आपसे संक्रमित होने के बाद कुछ दिनों तक उसको लक्षण दिखे ही नहीं, या उसके पास कोरोना हो, वो कोरोना का वाहक हो, संवाहक हो, लेकिन उसको लक्षण नहीं दिखते हो। ये कुछ भी हो सकता है। तो वो भी बहुत लोगों को फैला रहा होगा। एक बड़ी श्रृंखला शुरू हो जाती है। सिर्फ एक व्यक्ति कुछ दिनों में ही सैकड़ों हजारों तक एक श्रृंखला फैला सकता है। जानबूझकर नहीं करते हैं, बिना जानकारी के, अनजाने में। ऐसा अपराधी नहीं होते, बीमार लोग होते हैं, इनकी देखभाल की जरूरत है, इनके साथ खड़े होने की जरूरत है, इनके साथ आपराधिक व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है कि ये इन्हें दंडित किया जाए या कोई अपराधी होते हैं, बीमार होते हैं। जैसे आप बीमार अपने लोगों की देखभाल करते हैं, इनकी देखभाल की जरूरत है, इन्हें सहयोग की जरूरत है। आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो टेस्टिंग से फायदा यह होता है कि आपने टेस्ट किया, मालूम पड़ गया ये संक्रमित हैं, ऐसा 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 हुआ, फिर उसकी श्रृंखला खोजी जाती है, कहाँ कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, क्योंकि और अधिक लोगों को नहीं हो, इनको बाकी लोगों से अलग कर दिया जाता है। अब ये घर के अपने सेल्फ आइसोलेशन में रहें, अगर इन्हें पता है कि सेल्फ आइसोलेशन कैसे कैसे होता है, ताकि संक्रमण घर के बाकी लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि बाकी लोग भी तो बाहर जाएंगे। तो अगर उनको हो गया और उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है तो वो भी फैलाना शुरू कर देंगे। कागज में भले ही
एक बंदे को है, लेकिन बाकी लोगों की अगर टेस्टिंग नहीं हो रही है तो वो तो फैलाते रहेंगे। तो या तो सरकार प्रशासन आइसोलेशन का इंतजाम करे, और आइसोलेशन का इंतजाम ऐसा नहीं कि बस पिंजड़े में बंद कर दिया गया, ऐसा नहीं। उनका बाकायदा समुचित सम्मान और आदर और प्रेम के साथ, सहयोग के साथ में उनका इलाज हो और उनको संक्रमण नहीं हो। एक तो आदमी बीमार है, परेशानी झेल रहा है, अंदर से दबाव पर है, सामाजिक दबाव भी है, मानसिक दबाव भी है, शारीरिक दबाव भी, हर तरह के दबावों को झेल रहा है ना। और ऊपर से आप दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं उसके साथ में, या ऐसे ही छोड़ दिया जीने मरने के लिए, तो इसका कोई फायदा नहीं होता है, इससे और नुकसान होते हैं। कोरोना की टेस्टिंग हुई, संक्रमित लोगों को अलग कर दिया गया, तो संक्रमण जितनों की टेस्टिंग हो गई है उतने के द्वारा तो संक्रमण रुक गया ना बाकी लोगों को पहुंचने पे। इसलिए जितनी जल्दी के साथ जितने अधिक लोगों की टेस्टिंग हो जाए उतना ही अच्छा है। संसाधन कम हो तो इसके लिए इतना तो किया ही जा सकता है कि जिन लोगों को लक्षण दिख रहे हैं, कैसे भी लक्षण हो, क्योंकि सामान्य फ्लू का लक्षण और कोरोना का लक्षण एक जैसे होते हैं, अधिकतर एक जैसे होते हैं, तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है। तो जिसको आप सामान्य फ्लू भी कहा जाता है, अगर वो वाला भी है तो भी टेस्टिंग तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक संक्रमित व्यक्ति बड़ी श्रृंखला खोल देता है, उसको पता ही नहीं बेचारे को। तो टेस्टिंग होना चाहिए, और पहले इन लोगों की टेस्टिंग की जा सकती है, साथ में संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं, संसाधन बढ़ते रहें, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। इस तरह का एक प्रक्रिया करते रहने से एक ऐसी स्थिति बनती है कि व्यापक स्तर पर सभी लोगों तक संक्रमण पहुंचने को रोका जा सकता है। टेस्टिंग का दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि आंकड़ों के लिए हम टेस्टिंग का दिखावा करें, ऐसा नहीं। वास्तव में टेस्टिंग होना चाहिए। और जिनको क्योंकि देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी से देश के लोगों का स्वास्थ्य, समाज के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। कितनी भी आंकड़ों की बाजीगरी कर ली जाए, लेकिन यदि लोग संक्रमित हो रहे हैं वास्तव में, भले ही कागज में उनको संक्रमित ना कहा जाए, वो तो तकलीफ झेल रहे हैं, उनके परिवार तो तकलीफ झेल रहे हैं। कई देश ऐसे हैं जो आंकड़ों की बाजीगरी करने के लिए उन्होंने जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को अल्सर है, ट्यूमर है, किडनी कमजोर है, दिल की बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारियां हैं, है ना, या और भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कुछ लोगों को इम्यूनिटी की बीमारी होती है, इम्यूनिटी की भी बीमारियां होती हैं। तो इन लोगों को यदि ये कोविड-19 होता है बहुत अधिक खतरनाक होता है। तो दुनिया के जो सभ्य देश हैं, जो अच्छे देश माने जाते हैं, जो लोगों की देखभाल चिंता करते हैं, कोरोना से अगर किसी का जीवन 1 घंटे भी कम हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 घंटे बाद, उसको इतनी गंभीर बीमारी है कि 1 घंटे बाद मरने वाला है, और यदि कोरोना को होने के कारण वो 1 घंटे पहले मर गया है, तो उसको भी उन्होंने कोरोना से हुई मृत्यु के खाते में रखते हैं उसको। ऐसे बहुत देश हैं जो, अगर कोई कैंसर का मरीज है जो 5 साल बाद मरने वाला हो या 2 साल बाद मरने वाला हो, उसको कोरोना हुआ और वो आज मर गया है, तो भी उसको कोरोना के खाते में नहीं रखते हैं, उसको कैंसर के खाते में रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े कम दिखाने हैं। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। मान लीजिए किसी देश में आंकड़ों की बाजीगरी करके
जो कोरोना से, क्योंकि अधिकतर जो कोरोना से मौतें हो रही हैं ये वो मौतें हैं जो कैंसर जिनको है, जिनको ट्यूमर है, या जिनको किडनी है, दिल है, मतलब इस तरह की जो बीमारियां, गंभीर बीमारियां हैं, उन लोगों को अगर कैंसर होता है तो अधिकतर मौतें उन लोगों की होती हैं। अधिकतर मौतें बुजुर्ग लोगों की हो रही हैं, क्योंकि उनका शरीर ढल चुका होता है। ढलने का मतलब ढहने की कगार में आ गया होता है। तो थोड़ा कोरोना धक्का मार दिया, ढह गए। तो इन लोगों की मौतें तो आप जोड़ ही नहीं रहे हैं। बहुत देश ऐसे जो इन लोगों की मौतें नहीं जोड़ रहे हैं। कई ऐसे देश हैं, पता नहीं उनको, उनकी सरकारों को, उनके प्रशासन को क्या, मतलब कितना गैर जिम्मेदार है या कितने क्रूर हैं, बर्बर हैं, क्या कहा जाए, किन शब्दों का प्रयोग किया जाए, मैं नहीं जानता हूं। आप लोग शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं शब्द। अरे आंकड़े में अगर मान लीजिए 20 लाख की बजाय आप 20,000 रख दे रहे हैं, या 40 लाख की बजाय आप 15,000 रख दे रहे हैं, तो उससे आपके समाज का कौन से विकास हो जाता है, क्या भला हो जाता है? उल्टे नुकसान होता है, क्योंकि वास्तविक मृत्यु हो रही है 50 लाख। आंकड़ों की बाजीगरी करके आपने उस पर लिख रखा 25,000 या 20,000 या 15,000 या 30,000 लिख रखा आपने। फिर आप बताते हैं मृत्यु का वास्तविक प्रतिशत 20% या 25% है। बाजीगरी करके या गलत तरीके से गणना करके आप अगर उसको 1% दिखा रहे हैं, या 1.5% दिखा रहे हैं, या 2% दिखा रहे हैं, या 3% दिखा रहे हैं, तो लोगों को यह लगता है अरे मृत्यु दर 1% ही तो है, तो हमें बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 1% में नहीं आते हैं, हम तो 99% में आते हैं। हम तो 99% में आते हैं। तो वो बीमारी को या स्थिति को गंभीरता से लेना छोड़ देता है, सतर्कता छोड़ देता है, सजगता छोड़ देता है। वो फिर ढर्रे में आकर के जीना शुरू कर देता है। इससे संक्रमण और फैलता है, इससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। तो जो सरकारें, जिन देशों की सरकारें, जिन समाजों की सरकारें जिम्मेदार हैं, गंभीर हैं, या जो समाज जिम्मेदार हैं, गंभीर हैं, उनको इस प्रकार की बीमारियों पर, जिसका प्रभाव समूचे समाज पर एक साथ बहुत जल्दी से पड़ना होता है, तेजी गति से पड़ना होता है, आंकड़ों की बाजीगरी नहीं करना चाहिए। आंकड़ों की बाजीगरी के बहुत रास्ते हैं, बहुत वहां अपने शौक पूरे किए जा सकते हैं, यहां पर नहीं करना चाहिए। लेकिन हो रहा है। अभी जैसे WHO की बात करते हैं, WHO का चरित्र तो बहुत ही बेकार गया है। अभी वैसे ही है, ढर्रा मोटा मोटी, लगता ही नहीं देख करके कि बहुत गंभीर संस्था है कोई, या जिम्मेदार संस्था है, या बहुत रिलायबल संस्था है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा है। अभी WHO का सुनने में आया ऐसा, कितना सच है कितना गलत है, मैंने हिंदी भारतीय फेसबुक के एक मित्र की पोस्ट में देखा था। उन मित्र के बारे में मेरा मानना है कि उन्होंने जो जानकारी दी होगी वो कम से कम किसी मीडिया में आई होगी भारत के। तो उसमें ये आया था कि WHO ने करीब 1200 या 1300 ऐसे कुछ वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी बुलाई या संपर्क किया। तो इन वैज्ञानिकों का यह कहना है कि मृत्यु दर 0.5% रहेगी, 0.5% मृत्यु दर रहेगी। मुझे लगा कि WHO भी अपने फ्रॉड पने से, या मतलब बेहुदे पने से बाहर नहीं आ पा रहा है। जो कहते हैं ना कि नीचता से अभी बाहर नहीं आ पा रहा है, गंभीर नहीं हो पा रहा है, टपोरीपन पे ही लगा हुआ है। कोई भी गंभीर वैज्ञानिक, अगर वास्तव में वैज्ञानिक है, अगर वास्तव में शोधार्थी है, ऐसे बयान दे ही नहीं सकता है, ऐसी शोध हो ही नहीं सकती है। क्यों? शोध दो प्रकार, कई प्रकार की होती है। एक वो जो साइंस की शोध होती है,
आपने प्रयोग किए, उसके जो परिणाम आए, यांत्रिक प्रयोग किया आपने, उसके परिणाम आए, टेस्ट किया आपने, उसके परिणाम आए, उसके आंकड़ों के आधार पर आप एक चीजें बनाते हैं। एक वो भी शोध होता है, मैं शोध नहीं कहता हूं लेकिन वो शोध कहा जाता है। इसमें आपने टूटा फूटा सीमित दायरे में सर्वे कर लिया और आपने उसके आंकड़ों के आधार पर एक शोध तैयार कर लिया। एक शोध वो होता है जो जो भी आंकड़े जैसे भी हैं उसके गुणा गणित करके आपने एक चीज पेश कर दी। तो जो बाद के दो वाले शोध होते हैं, इनका ये वैज्ञानिक कोई इनका शोध नहीं होते हैं। तभी देख सकते हैं जनवरी से लेकर के अभी तक जो ये सर्वे आधारित या इस तरह के जो आंकड़े आधारित जो शोध हैं, जो अमेरिका की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने और दुनिया के लोगों ने पेश किए हैं, वो सारे सारे गलत निकल गए। एक आध थोड़े बहुत सही निकले होंगे, सब गलत निकल गए। कारण क्या है? अब देखिए, दुनिया के बहुत देश ऐसे हैं जो कोरोना से हुई 1 घंटे की भी अगर पहले मौत हो रही है, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, तो उसको कोरोना के खाते में चढ़ा रहे हैं। ईमानदार देश हैं, लोगों के जीवन की चिंता करते हैं और खूब टेस्टिंग कर रहे हैं। ऐसे भी देश हैं दुनिया में जो केवल आंकड़ों की बाजीगरी के लिए, अपने देश के लोगों को यह दिखाने के लिए कि नहीं सरकार प्रशासन बड़ा जिम्मेदार है, काम कर रहा है, ताकि लोगों को भ्रम में रहें, लोगों के साथ धोखेबाजी करते हुए आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, तो वो इनको गंभीर बीमारियां हैं, उनकी मृत्यु कोरोना से अगर होती है, वो अगर कोरोना संक्रमित होते हैं, उनकी मृत्यु पहले अगर होती है, तो उनको कोरोना के खाते में नहीं चढ़ाते हैं। इन देशों की जनसंख्या अधिक है, मान लीजिए इन देशों की जनसंख्या अधिक है, तो इनके कुल लोगों की संख्या इतनी हो गई, टेस्टिंग कर नहीं रहे, कम कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, या कुछ वर्ग के लोगों की टेस्टिंग बार बार कर रहे हैं, तो संख्या तो टेस्टिंग की बढ़ रही है, लेकिन लोगों की संख्या नहीं बढ़ रही है। टेस्टिंग के नंबर बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग संख्या बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए कि टेस्टिंग की संख्या 10 लाख या 1 करोड़ टेस्टिंग कर ली गई, किसी देश ने कहा कि हमने 1 करोड़ टेस्टिंग कर ली, तो 1 करोड़ टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग कर ली है। हो सकता है उन्होंने 5 लाख लोगों की टेस्टिंग 20 बार की हो, क्योंकि वो वीआईपी लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, उनके जो सेवादार लोग हैं, उनके जो घर परिवार में जो खाना बनाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, या जो उनका बागवानी करते हैं, या जो भी कपड़े धोते हैं, जो भी काम करते हैं, या उनके पैर दबाते हैं, जो भी उन लोगों की टेस्टिंग की बार बार हो रही हो ताकि ये लोग सुरक्षित रहें। इन लोगों की टेस्टिंग की बार बार हो सकती है ना। तो ये 5-10 लाख लोगों की टेस्टिंग अगर 10 बार 5 बार भी अगर हर महीने भी हो रही है, 2 महीने भी अगर हो रही है, 15वें दिन भी हो रही है, तो हो गए एक कौन टेस्टिंग, लेकिन संख्या तो उतनी है ना। तो अब संख्या बड़ी है, मान लीजिए किसी देश की जनसंख्या बहुत अधिक बड़ी है, लेकिन वहां पे टेस्टिंग इस तरीके से हो रही है, बहुत प्रकार का बाजीगरी हो रही है, तो अब पूरी दुनिया के अगर आंकड़े निकाले जाएंगे तो उसमें इस प्रकार के देशों के भी आंकड़े जाएंगे। तो अगर इन देशों के आंकड़ों को हटा दिया जाए, तो अगर वास्तविक जो देश वास्तविक आंकड़े पेश कर रहे हैं, ईमानदारी से आंकड़े पेश कर रहे हैं, ताकि दुनिया के देशों को सहयोग पहुंचे, मानव जाति को ज्यादा नुकसान ना हो, इस भाव से, तो अगर उनकी गणना करके अगर मान लीजिए 15% या 20% मृत्यु दर निकल रही है, लेकिन जेवी ये देश आते हैं, इन देशों के आंकड़े भी जोड़े जाते हैं, दुनिया के आंकड़े, तो इन देशों को भी आंकड़े जोड़ने पड़ेंगे, और सरकारें आंकड़े दे रही हैं तो उनको सही माने जाने की मजबूरी होती है, भले ही पता हो कि गलत है। ऐसे ही चलता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तंत्र, संप्रभुता ऐसे ही होती है, ऐसे ही चलता है।
तो इन देशों के आंकड़े जब भी जुड़ते हैं तो जो प्रतिशत 20% होता है वो घट के 8 हो जाता है, 7 हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 20% सही आंकड़ा है या 6%? जाहिर है 20%, ना कि 6%, ना कि 7% या 5%, जो भी आंकड़ा है। तो चीजों को बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। सतही पने से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, गैर जवाबदेह तरीके से, चलताऊ तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण कैसा भी हो, बीमारी मारे या ना मारे, तकलीफ तो देती है। हमें आपको क्या मालूम कि संक्रमित होने के बाद हमारे आपके शरीर में कितने आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं। हो सकता है कि हमने संक्रमण की परवाह नहीं की तो मेरा जीवन हो सकता है मैं 100 साल जीने वाला हूं, हो सकता है मैं 80 साल तक ही जी पाऊं। मेरे शरीर के भीतर इतने बदलाव हो चुके हों, इतनी खामी हो चुकी हो, मुझे आज लग रहा है कि अरे मैं तो संक्रमण से जीत गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं अपने जीवन के 20 वर्ष कम कर चुका। क्या मालूम। इस कारण या हमारा कोई मित्र साथी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बंधु, हमारी बेटा बेटी, हो सकता है कि हम उनको समझते हो कि ये कैंसर से मरे, ये ट्यूमर से मरे, किडनी फेल हो गई इनकी, हार्ट अटैक पड़ गया इनको, फेफड़ा इनका काम करना बंद कर दिया, या इनकी आंतें गड़बड़ हो गई, इस कारण इनका देहांत हो गया। या हो सकता है कि हमको ये लग रहा है कि अरे भाई उनकी तो उम्र हो गई थी, 70 साल के हो गए थे, 80 साल के हो गए थे, 90 साल के हो गए थे, इसलिए चले गए। हो सकता है कि ये बहुत चीजों को हमने अपने आप में बहाने या जस्टिफाई कर लिया हो, लेकिन मौत नहीं होती यदि कोरोना संक्रमण नहीं होता और जी गए होते, अपनों के साथ जीने का और अवसर मिल गया होता। इसलिए जीवन है तो जीवन को प्रेम करते हुए जिए। हो सके बचे रहिए। आप जिस भी देश समाज में रहते हो, उस देश समाज के जो लोग हैं, जो नौकरशाही है, जो प्रशासन है, जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जो सरकार है, उन पर दबाव डालें कि वो टेस्टिंग करें, उन पर दबाव डालें कि वो अपने स्वास्थ्य तंत्र ठीक करें, उन पर दबाव डालें कि वो आंकड़ों की बाजीगरी खत्म करें। आंकड़ों की बाजीगरी बड़े आराम से खत्म हो जाएगी यदि आप उनके आंकड़ों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दें, उनके आंकड़ों को मानना बंद कर दें, उन पर विश्वास करना बंद कर दें, उनको स्पष्ट संदेश दे दें कि हम आपके आंकड़ों की बाजीगरी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम मूर्ख नहीं हैं, हमें चीजें दिखती हैं, हम जानते हैं कि आप कैसे हैं। बहुत तो देश ऐसे हैं जो बहुत जिन पे चीजें बहुत भ्रष्ट हैं। दुनिया में ऐसे देश हैं, कई देश हैं जो बहुत भ्रष्ट हैं। मान लीजिए वो लोग कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ टेस्टिंग की है, क्या मालूम उन्हें, बहुत ईमानदार भी वो लोग अगर होंगे तो क्या पता कि अधिक से अधिक 50 लाख ही टेस्टिंग की हो, 50 लाख पेपर में टेस्टिंग हो गया हो। तो अगर 50 लाख टेस्टिंग पेपर में हुई है तो वो सब तो निगेटिव दिखाएंगे, तो ये भी आंकड़ा बदल देगा। तो जो मृत्यु दर 20% होनी चाहिए या 30% होनी चाहिए,
वो घट के 15 हो जाएगी, या जो 10% होगी वो घट के 5% हो जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी देश में मृत्यु दर 2%, 3% या 1% हो रहा है, तो पहला तो यह है कि वो देश ऐसा भी हो सकता है जो मृत्यु दर की गणना करने में ही त्रुटि कर रहा हो। कोरोना की जो मृत्यु दर है उसकी गणना ऐसे होती है, जो कुल लोग ठीक हो गए हैं, जो कुल रिकवर्ड लोग हैं और कुल जितने लोगों की मौत हो गई है, उन दोनों को जोड़ करके फिर उसमें मौत निकालते हैं, ये सही मृत्यु दर है। जो लोग अभी ठीक नहीं हुए हैं लेकिन संक्रमित हैं, सक्रिय केस हैं, उनको भी जोड़ करके, मतलब जितने भी केस हुए हैं वो रिकवर्ड हैं या अभी सक्रिय हैं या मृत्यु हो चुकी है उनकी, वो सारे केस जोड़ के टोटल में से मृत्यु का निकालते हैं। ये गलत तरीका है, क्योंकि जो सक्रिय हैं, हम और आप नहीं कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु होनी है कि नहीं होनी है। यदि आपको पहले से ही पता है कि उनकी मृत्यु नहीं होनी है तो उनको सक्रिय केस मानते ही क्यों है? उनसे कहिए घर बैठे आराम करें, फिर तो काम ही खत्म हो गया ना, फिर तो मृत्यु दर 0 हो गई ना आपकी। फिर ये 1%, आधा परसेंट, 2%, 3% कहां से निकाल के लाते हैं? 0 हो गई। क्योंकि जिनको भी संक्रमण है, जो भी सक्रिय केस हैं, वो ठीक ही ठीक होने हैं, क्योंकि आप तो उनको ही मान के चल रहे हैं ना। जाहिर है कि 0 तो है नहीं, मौत तो हो रही लोगों की। तो इसलिए जो सक्रिय केस हैं उनको नहीं जोड़ा जाता है। जितने रिकवर्ड हुए हैं, जितनों की मौत हुई है, उन दोनों को जोड़ निकालते हैं, फिर इस जोड़ में से मृत्यु का प्रतिशत निकालते हैं। तो मान लीजिए इसमें भी देश गड़बड़ कर रहे हैं। कुछ देश हैं दुनिया में जो इस गलत तरीके से लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह से गणना कर रहे हैं। अब एक तो यहां भी झोल हो गया, तो जो 1% दिख रहा है या 2% दिख रहा है, आधा परसेंट दिख रहा है, हो सकता है वो 3-4% हो सही तरीके से गणना करने पर। अब आगे सवाल ये आता है, अब इनमें से अगर कोई देश ऐसा है जो देश कैंसर को, ट्यूमर को, है ना, या किडनी को, दिल की बीमारी को, फेफड़ों की बीमारी को, या इम्यूनिटी की जो कई प्रकार की बीमारियां होती हैं उनको नहीं मान रहा है, उनकी मौत को कैंसर में रख रहा है, जो कोरोना से हो रहे हैं उनकी मौत को कैंसर में रख रहा है, इसमें रख रहा है, उसमें रख रहा है, तो ये, जबकि इस प्रकार की लोगों को ज्यादा मौतें हो रही हैं, तो जाहिर है कि जो अभी 3% दिख रहा है वो एक्चुअल में जो मृत्यु होगी 3-4 गुना होगा, तो भाई 12% मान लिया जाए, है ना, 12% कहते, चलिए 10% मान लिया जाए, 10 से 15%, 5 गुना ही मान सकते हैं। 3% अगर दिख रहा है, 2% अगर दिख रहा है, तो 6% भी, 6 गुना भी हो सकता है। तो हो सकता है जो एक्चुअल में 2%, जो एक्चुअल में दो पेपर में 2% मृत्यु दर दिखाई जा रही है, हो सकता है वो 12% हो सकता है 14% हो। जो 3 दिखाई जा रही है हो सकता है वो 15% हो, या 18% हो, या 21% हो वास्तव में, अगर इनको भी जोड़ लिया जाए। अब आगे सवाल ये आता है कि अगर कोई देश में नौकरशाही या व्यापारी या पूरा ढांचा बहुत करप्ट है, इसकी आदत ही है झोल करने की, जो हर जगह झोल करते हैं, रेलों के एक्सीडेंट होंगे, बस के एक्सीडेंट होंगे, दुर्घटनाएं होंगी, तो अगर मौतें हो रही 50 तो कहते हैं 5 ही लोग मरे हैं, बहुत झोल होता है। अगर किसी देश में कहीं नदियों में बड़ी बाढ़ आ गई, मालूम पड़ा हजारों मर गए, तो कहते हैं नहीं अभी तो 500 ही लापता ही हुए हैं, वो है, बहुत झोल होते हैं। पता नहीं क्या फायदा मिलता है आंकड़ों में झोल से, मुझे अब तक समझ नहीं पाया मैं, लेकिन हैं ऐसे, दुनिया में देश हैं ऐसे, समाज हैं, और इसको दुनिया के राजकाज के रूप में लिया जाता है, ऐसा ही चलता है, इस रूप में लिया जाता है। तो मान लीजिए कि कोई देश कह रहा है कि जैसे हमने एक कौन टेस्टिंग की है, तो उसने वास्तव में बहुत ईमानदार भी अगर होगा, अगर बहुत करप्ट मानसिकता का अगर समाज है, तंत्र है, बहुत ईमानदार भी होगा, तो 50 लाख किया होगा, तो तुरंत आधा तो पहले ही हो गया रेट ना। तो जो एक्चुअल में जो 12% या 15% या 17% या 18% या 10% जो मृत्यु दर दिख रही है सही गणित से, सही तरीके से गणित से, और गंभीर बीमारियों को जो कोरोना हो रहा है उनको भी अगर जोड़ दें, तो जो मृत्यु दर 10-12% दिख रही है उसको आप दुगना कर सकते हैं, तो वो 24, 25, 30% या इससे अधिक तक पहुंच रही है। तो कई ऐसे देश हैं जहां पर आंकड़ों की बाजीगरी से
मृत्यु दर भले ही 2%, 3%, 1%, 1.5% दिख रही हो, दिखाई जा रही हो जबरिया लोगों को धोखा देने के लिए, लेकिन वास्तव में वहां की मृत्यु दर 15%, 20%, 25%, 30% तक भी हो सकती है। इसमें भी जो बड़ी जनसंख्याओं के देश हैं उनमें तो वैसे भी मौतें होती रहती हैं, तो लोगों को पता भी नहीं चलता है कि मृत्यु कोरोना से हो रही कि नहीं हो रही है, वो सहज रूप में ले रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्थितियां बहुत अच्छी हैं। गंभीरता के साथ में आंख, सोच, भाव, ये सब खुला रख करके दृष्टि के साथ में चीजों को देखने समझने की आवश्यकता है। और कोरोना एक बड़ा अवसर है। हम लोग अपने जीवन के बारे में जो भी बचपन से सीखते देखते समझते आ रहे हैं, परंपरा में जो बड़े लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, वो सब भी अपने अंदर सवाल खड़ा करना शुरू कर सकते हैं कि क्या हम अपना जो जीवन जीते आए हैं वो सही जी रहे थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी का ढोंग करते हैं, वो पूछ सकते हैं अपने आप से क्या हम ईमानदार थे या हैं। बहुत लोग जो भावों का, प्रेम का ढोंग करते हैं, उनसे वो ये पूछ सकते हैं अपने आप से क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, क्या हम वास्तव में अपने जीवन साथी को प्रेम करते हैं, क्या हम वास्तव में अपने रिश्तेदारों को प्रेम करते हैं। जो लोग पर्यावरणविद बने घूमते हैं, जो लोग मनोविज्ञानविद बने घूमते हैं, जो लोग शिक्षाविद बने घूमते हैं, जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता बने घूमते हैं, वो लोग अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या वास्तव में हम ईमानदार हैं, या हम अपनी किसी महत्वाकांक्षा के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए, या समाज में नाम लेने के लिए, या कुछ पैसे कमाने के लिए, या मतलब फूफा पैदा करने के लिए, भोकाल पैदा करने के लिए, है ना, हम ये सब होने का ढोंग करते हैं। बहुत जीवन एक बार आता है, हम उसको सही तरीके से, अच्छे से जीने के बारे में अपने आप से सोच सकते हैं। और ऐसा नहीं कि प्रशासन ही या सरकारें ही कई समाजों या देशों में भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं और उनके लिए कोरोना, जो कोविड-19 है, जो कोरोना 19 है, ये उनके लिए एक अवसर बन के आया है। सैनिटाइजर बांट दिए, मास्क बांट दिए, खाना बांट दिया और अपने आप को महान समाजसेवी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। ये भी समाज को धोखा देना ही है। मन में एजेंडा है राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, पैसा है, बांट दिया, इससे समाज तो आगे नहीं गया ना, सोच तो आगे नहीं गई ना, मानसिकता तो आगे नहीं गई ना, पीछे गई। तो इन सब चीजों को देखने का, समझने का, एहसास करने का, रियलाइज करने का, आत्म साक्षात्कार करने का बड़ा अवसर मिला है। उसका भी सदुपयोग किया जा सकता है और अपने जीवन को आने वाली पीढ़ियों को जीने, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमें कोरोना के साथ में लंबे समय तक जीना पड़ जाए। 5 वर्ष तक तो जीना ही जीना है, 4 से 6 वर्ष तक तो जीना ही जीना है, भले ही वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन आने में 2-3 साल लगने, उसके बाद फिर उसकी प्रोडक्शन की प्रक्रिया, फिर वो लोगों तक पहुंचने की प्रक्रिया में 5-6 साल बड़े आराम से लगने। कुछ देशों में ये 5-6 साल 10 वर्ष भी हो सकते हैं, 12 वर्ष भी हो सकते हैं। जितनी इकोनॉमी लोग, कई देशों की तो जो इकोनॉमी अभी ध्वस्त हो चुकी है, उस इकोनॉमी से बाहर निकलने आने में अभी की तारीख में लंबा समय लगना है। तो आगे के 4-5 वर्षों में और जो ध्वस्त होगी उसमें और जितना आगे जाएंगे, कि अभी तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनके प्रियजनों का देहांत भी नहीं हुआ ना कोरोना से। अभी तो ये लंबा चलेगा, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। तब अपने लोग अपने प्रियजनों की मृत्यु देखेंगे आंख से, तब उनको मालूम पड़ेगा कि अरे मृत्यु दर तो 1% नहीं है, वो तो 20% है, 15% है। एहसास होना शुरू होगा उन्हें, तब तक देर हो चुकी होगी।
उसके कारण भी इकोनॉमी पीछे जाएगी, देश पीछे जाएगा, समाज पीछे जाएगा, लोगों की सोच पीछे जाएगी, बहुत कुछ होना है। तो बेहतर यह है कि खोने के बाद सीखा जाए, खोने के पहले ही एहसास करते हुए, देखते हुए सीख लें। इसी को दृष्टि कहते हैं, इसी को दूरदृष्टि कहते हैं, इसी को विश्लेषण करना कहते हैं, इसी को सूत्रों को एक दूसरे के साथ में पिरोते हुए विश्लेषण करना कहते हैं, इसी को समाज विज्ञान कहते हैं, इसी को मनोविज्ञान कहते हैं। ज्यादा गहराई पे जाए तो इसी को योग भी कहते हैं। यदि आप में दृष्टि नहीं है तो आप योगी हो ही नहीं सकते हैं। योगी होने का मतलब शारीरिक उछल कूद नहीं होता ना, कि हाथ ऐसे कर लिया, पैर ऐसे कर लिया, ऐसा नाक ऐसे कर ली, ऐसे ये कर, ये योग नहीं होता है। ये शारीरिक गतिविधियां हैं। भाई सांस तो सभी लोग ले रहे हैं, जो तेज गति से ले ले या कुछ रोक करके ले ले, या एक नाक से एक छेद से ले दूसरे छेद से निकाले, वो योग हो गया क्या? नहीं भाई, शारीरिक गतिविधियां योग नहीं होती हैं। जिन लोगों का मानसिक स्तर या सोच का स्तर या इच्छा शक्ति ऐसी नहीं होती है कि वो सीधे योग में पहुंच पाए, योग एक आपकी समझ का स्तर होता है, आपकी दृष्टि का स्तर होता है। तो बहुत लोग जो सीधे नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको शरीर से शुरू करना पड़ता है, कि पहले शरीर को वो करके देखें, फिर उसमें पहुंचते हैं। वो बहुत लोगों में हो भी नहीं पाता है क्योंकि शरीर माध्यम नहीं है। खैर, इन सब में फिर कभी बात कर सकते हैं। अभी सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ, बात थोड़ी लंबी हो गई, इतनी लंबी करने का मन नहीं था, लेकिन आती गई तो रखता गया। टेस्टिंग बहुत जरूरी है, बेस पॉइंट है। अधिक से अधिक टेस्टिंग, तीव्रता के साथ में टेस्टिंग। जिनको संक्रमण है उनको अलग करना, उनका सम्मान, आदर, प्रेम के साथ में इलाज करना, देखभाल के साथ में इलाज करना। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप अपने आप को बचा रहे हैं, कोरोना से सुरक्षित रख रहे हैं, यदि आप प्रशासन से हैं, यदि आप सरकार से हैं, यदि आप चिकित्सा विभाग से हैं और अपने आप को आप बचा रहे हैं, बचा नहीं पाएंगे। सबको कोरोना होना है। जिन जिन देशों ने, समाजों ने, जिन जिन देशों की सरकारों ने अपने दो देश के लोगों को बिना पता चले ही हर्ड इम्यूनिटी के लिए अगर छोड़ दिया है, तो सबको हर्ड इम्यूनिटी होना है। क्योंकि वैक्सीन है नहीं, कोई दवा है नहीं, तो सबको ही होना है। वो बात अलग की है कि 95% लोगों को होने पर या 96% लोगों के होते होते तक ये मतलब रुक जाए अपने आप में। सबको हो चुका हो तो रुक जाए, तो 2-4% भले ही बच जाए धोखे से, होना भी नहीं, सबको होना है। हर्ड इम्यूनिटी तब काम करती है जब वैक्सीन आ चुकी हो, और जो बहुत बड़े जनसंख्या वाले समाज होते हैं वहाँ पर सब तक पहुँचने के पहले ही, क्योंकि इधर संक्रमण बढ़ रहा है, इधर वैक्सीन लगा रहे हैं आप, धड़ 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 करते हुए वैक्सीन लग रही है, तो जिन लोगों को संक्रमण होता जा रहा है, 1-2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, उनमें कुछ लोग जा रहे हैं, जीवन से बाहर जा रहे हैं, और कुछ लोगों का शरीर अपने आप को उस वायरस को कई बार झेल चुकने के बाद इम्यून कर ले रहा है। तो हो सकता है कि 30%, 40%, 50% लोगों को वायरस हो, तब तक इधर वैक्सीन लग गई और इधर तब तक हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये होता है कि 30-40% लोगों तक पहुंचते पहुंचते या 60% तक पहुंचते पहुंचते तक हर्ड इम्यूनिटी आ जाने की संभावना रहती है। जब वैक्सीन ही नहीं है, दवा ही नहीं है, तो सबको होना है, रुकना ही नहीं है ना, श्रृंखला चलती रहनी है। इसलिए समझ में आए या ना आए,
व्यापक स्तर पर ईमानदारी के साथ में, तीव्र गति के साथ में टेस्टिंग होते रहना चाहिए। टेस्टिंग का मकसद सिर्फ इतना कि जिनको संक्रमण हुआ है उनकी पहचान हो, उनको अलग कर दीजिए। इसलिए टेस्टिंग महत्वपूर्ण है। और जिन देशों ने टेस्टिंग शुरुआत से नहीं की है, गंभीरता से नहीं की है, ईमानदारी से नहीं की है, उनको तो पूरे देश को एक साथ खड़ा करके टेस्टिंग करना पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ ये हो सकता है कि जहां मालूम पड़े कि एक केस निकला है, वहां पहुंच करके वो केस जितने भी लोगों से मिला हो, निसंकोच 500,000 लोगों की टेस्टिंग हो जानी चाहिए। अगर वो व्यक्ति पिछले 15 दिनों में, 20 दिनों में 10 लोगों से मिला है, 10 लोगों की टेस्टिंग हो जानी चाहिए। और फिर वो 10 लोग जितने लोगों से मिले हैं, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसी श्रृंखला, ट्रेसिंग श्रृंखला चलते रहना चाहिए। कुछ समाज ऐसे, कुछ देश ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, एक संक्रमित मिला, वो पिछले 15-20 दिनों में 500 लोगों से मिला होता है, लेकिन उसका केवल टेस्टिंग करते हैं, उसके परिवार का भी टेस्टिंग नहीं करते हैं, उसके पड़ोसियों का भी टेस्टिंग नहीं करते हैं, किसी का टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसका केवल टेस्टिंग करते हैं, वो कोरोना संक्रमित हो गया, बस खत्म, बाकी लोग अपना जाने। गजब इन देशों, समाजों, लोगों ने स्वीकार भी कर रखा है। भयावह बात यह है कि इन देशों के लोगों ने, इन समाजों के लोगों ने इसको स्वीकार भी कर रखा है। आपकी अपनी जीवन, आपका अपना परिवार, आपके अपने परिजन आपकी अपनी समझदारी से अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुरक्षित जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हो।